शाम तक दोनों घर लौटते हैं, एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में जाते हैं। पर जुवान के कमरे में गुयान बैठी हुई थी। वो उसे कहती है उन्होंने बाकी के पैसों का इंतजाम कर लिया, डोनर को भी ढूंढ रही हैं। जो वादा किया वो निभाया, पर एक वान है जो अपना प्रॉमिस भूलकर सिशाओ के पोर्टफोलियो में उसकी हेल्प कर रही है। तभी सिशाओ नॉक करके अंदर आता है और गुयान चली जाती है। सिशाओ वान को अपना बनाया पेंटिंग देना भूल गया था, वही देने आया था। उससे पूछता है गुयान उसके कमरे में क्या कर रही थी। वान ने बताया वो उसकी स्पॉन्सर है, इसलिए उसे थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देने को कहने आई थी। वान ने पूछा अगर वो ये पेंटिंग उसे दे रहा है तो प्रोफेसर को क्या दिखाएगा। उसने कहा ये वैसे भी उसने जुवान के लिए स्पेशली बनाई थी। उनकी बातें बाहर से छुपकर गुयान सुन रही थी, इसीलिए जब सिशाओ अपने रूम में चला गया तब वो अंदर आकर वान से पूछती है क्या उसका दिल सिशाओ पे आ गया है। वो जवाब नहीं देती तो सिशाओ का उसको दिया पेंटिंग फाड़ने की धमकी देकर पूछती है ये किसके लिए बनाई गई है। वान ने बोला सिशाओ ने प्रोफेसर को दिखाने के लिए बनाया। ये जानने के बाद भी गुयान ड्राइंग फाड़ देती हैं और हंसकर वहाँ से निकल जाती हैं। कल वर्कशॉप के बाहर बारबेक्यू करते टाइम मेंग वान का मूड ऑफ देखती है। वजह पूछती है तो वो बात पलटकर उससे कल रात के प्रपोजल का जवाब पूछती है। मेंग ने बताया उसने जियान फांग को ना कर दिया क्योंकि उसे वो थोड़ा इम्पल्सिव लगता है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं है। पर उसने कन्फेस किया कि वो उसे थोड़ा तो लाइक जरूर करती है। थोड़ी देर बाद सिशाओ आता है वान के लिए जूस लेकर, पर उसे अल्कोहल पीना था। सिशाओ ने चिढ़ाते हुए कहा ये बच्चों के पीने की चीज नहीं है। वैसे मैंने जो कल ड्राइंग दी तुम्हें कैसी लगी। वान ने कहा उसे पेंटिंग तो बहुत ही पसंद आई, लेकिन उसे एक बार अल्कोहल पीकर देखना है ड्रंक होना कैसा लगता है। इसलिए सिशाओ के जाने के बाद पिंग चुपके से वान को ड्रिंक देता है। वहीं गुयान सिशाओ के कमरे में आकर उसका पोर्टफोलियो देखती हैं और उसे एक ब्लैंक पेपर से भरे फाइल से बदल देती हैं। वहीं जुआन पूरी ड्रंक हो गई थी। सिशाओ ने सबसे पूछा आखिर इसे ड्रिंक किसने दिया, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। वो वान से गुस्सा था, इसलिए वापस आते वक्त उसके आगे आगे भाग रहा होता है। पर वान के पैर दुखने लगते हैं, सो वो उसे फौरन से अपने कंधे पे उठा लेता है और कहता है तुम्हें इतने पीने की क्या जरूरत थी। वान ने बोला वो बहुत उदास थी, उसने कुछ बहुत ही गलत किया है और उसे बुरा फील होता है। मन करता है वक्त को पीछे ले आए और सब कुछ सही कर दे, पर अब कुछ हो नहीं सकता। वो एक बुरी इंसान बन गई। सिशाओ ने बोला वो भी कोई अच्छा नहीं है, इसलिए उसे अपने बारे में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन वान का मानना है उसके आसपास के सभी लोग अच्छे हैं, सिशाओ मेंग सब, पर वो खुद को वैसा नहीं समझती। इसीलिए वो सिशाओ को अच्छे से ट्रीट करना चाहती है ताकि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। ये सब बोलते बोलते वान सो जाती है और सिशाओ उसे कमरे तक ले आता है और कहता है कमी होना कोई बुराई नहीं है, क्या पता कोई तुम्हारे हर रूप को प्यार करे। महीना गुजर गया, इसीलिए सिशाओ प्रोफेसर के पास पोर्टफोलियो लेकर निकल रहा होता है। जाने से पहले वान उसे गुड लक विश करती है। अंदर आती है तो गुयान उसे बोलती है यहाँ से मूव आउट हो जाने। उनके बीच के डील यहीं पे खत्म हुआ क्योंकि जो काम वान न कर सकी वो उन्होंने कर दी। ये सुनते ही वान को रियलाइज हो गया गुयान ने पोर्टफोलियो के साथ कुछ किया है। उसकी माँ बार बार कहती है उसे अपनी जिंदगी पे फोकस करने और उन्हें उनकी जिंदगी पे करने देने। जुवान समझ जाती है उसकी माँ उसे ही फंसाना चाह रही है, इसलिए उसने अपने क्लोजेट को चेक किया और उसमें से सिशाओ का पोर्टफोलियो मिल गया। उसने ये ले जाते हुए कहा कि उनका डील यहीं पे खत्म हुआ, वो उसकी दादी और सिशाओ से दूर रहे। वान टैक्सी पकड़कर एकेडमी के लिए निकल गई, पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से थोड़ी लेट हो गई। वो भागते हुए प्रोफेसर के कैबिन आई और उनसे सही पोर्टफोलियो देकर बताया सिशाओ फैमिली इशू की वजह से गलत फाइल उठा ले गया था। उसने प्रोफेसर को बताया इस बार सिशाओ ने ड्राइंग करने में बहुत मेहनत की है, उसे एक चांस देने को बोला। प्रोफेसर को भी सिशाओ की पेंटिंग पसंद आई और उन्होंने वान को बताया वैसे भी सिशाओ अभी लाइव ड्राइंग कर रहा है। वो चाहता था प्रोफेसर उसके स्किल्स को अच्छे से जज करें। ये सुनकर वान को इत्मीनान आया और वो वहाँ से चली गई। प्रोफेसर आए सिशाओ की ड्राइंग देखने। उन्होंने बताया भले ही आज लिमिटेड टाइम होने की वजह से उसकी ड्राइंग रश्ड लग रही है, पर उन्होंने उसका पोर्टफोलियो देखा जिसे एक लड़की देकर गई। वो बहुत ही उम्दा पीसेस लगे, उनमें इमोशंस भर भर के थे। ये सुनते ही वो तुरंत वान को मिलने घर आया, लेकिन वो दादी को देखने हॉस्पिटल गई हुई थी और मेड कमरे की साफ सफाई कर रही थी। सिशाओ ने वहाँ अपनी पेंटिंग के फटे हुए हिस्से देखे। जब वो इसे अपने कमरे में ले जाकर ठीक कर रहा था तभी उसकी आंटी आई जिसे उसने कुछ पता लगाने को कहा था। उन्होंने बताया गुयान की पहले भी शादी हो चुकी थी जिससे उन्हें एक बेटी है जो जुआन है। चिलान ने कहा कि हो सकता है दोनों माँ बेटी मिलकर कोई चाल चल रही है, पर सिशाओ को नहीं लगता वान ऐसी लड़की है। हॉस्पिटल में डॉक्टर वान को बताते हैं उन्होंने सर्जरी शेड्यूल कर दी, बस उसे एडवांस पेमेंट और पेपर वर्क रेडी करना है। सो वो आती है फांग के पास 2 लाख का लोन मांगने। वान के पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज
नहीं थी, उसे फांग ने ही ओल्ड फैक्ट्री के बिल्डिंग में रहने दिया, इसलिए वो उसे सिर्फ 1 लाख तक देने को तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही वो बताती है उनकी दादी हुआंग शूफेन है, वही जिन्होंने फांग को तब खाना खिलाया, उनकी मदद की जब उनके पास कुछ नहीं था, तब वो पास्ट का लिहाज रखकर उसे 2 लाख का लोन देने को मान जाते हैं। वान लू फैमिली के घर आकर अपना सामान पैक करके निकल रही होती है, पर सिशियाओ से रोक लेता है। वान बताती है दादी डिस्चार्ज हो गई है, सो इसलिए थोड़े दिन के लिए घर जा रही है। पर सिशियाओ को लगा दादी बीमार है, वो डिस्चार्ज कैसे हो सकती है। भले ही सिशियाओ को सच्चाई पता है, पर वो सब कुछ वान के मुंह से सुनना चाहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। पर जुआन बिना कुछ कहे निकल जाती है। अगले दिन आर्केड में फिर से उसे देखकर इग्नोर करके चली जाती है। बाहर लूही उससे पूछता है क्या उसने बॉस वांग के साथ लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का डिसीजन ले लिया। कल तक उसे जवाब चाहिए। वान लूही से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आगे बढ़ जाती है, पर वो उसका ये एटीट्यूड देखकर हाइपर हो जाता है और उसे तंग करने के लिए चारों तरफ से घेर लेता है। तभी सिशियाओ आ जाता है। इससे पहले लूही और उसके बीच की कहासुनी फाइट में बदल जाए, वान सिशियाओ को बताती है यहाँ सब कुछ ठीक है, ये लोग उससे रेंट कलेक्ट करने आए थे। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। सिशियाओ लूही से पूछता है आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, पर वो बताने के लिए पैसे मांगता है। सिशियाओ पैसे तो नहीं देता, पर एक चैलेंज रखता है। अगर वो जीता तो लूही को उसे सब कुछ सच बताना होगा, और अगर हारा तो वो उसकी हर बात मानेगा। लूही चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों में बास्केटबॉल मैच होती है। इस बारे में आर्केड में बातें भी होने लग जाती है। ये सुनकर वान बाहर जाती है। वहाँ लूही और उसके साथी चीटिंग करते नजर आते हैं, पर रेफरी भी कुछ नहीं कहता। लेकिन सिशियाओ उसके सारे ट्रिक्स से बचकर फर्स्ट हाफ टाई कर देता है। सेकेंड हाफ शुरू होने से पहले छोटा सा ब्रेक मिलता है। लूही और उसके दोस्त वहाँ वान को देख लेते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं। जुआन भी उन्हें नीचे दिखाती है। उनके ऐसे मैच में डर्टी ट्रिक्स खेलने पे बहुत बातें सुनाती है और ये भी बोलती है कि वो इस जिंदगी में तो सिशियाओ से कभी जीत नहीं सकेगा, और अगर वो ऐसे नीचे गिरेगा तो जीत कर भी उसकी जीत नहीं होगी। लूही को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके बाल नोचकर उसे गिरा देता है और बहुत मारता है। उसके दोस्त उसे शांत कराकर वहाँ से ले जाते हैं। मैच के सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है। लूही और उसके गुंडे अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और जीतने के लिए हर तरह के ट्रिक्स लगा रहे होते हैं। पर सिशियाओ ने भी ठान ली थी उसे किसी भी हाल में जीतने नहीं देना, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर जैसे तैसे बराबरी का स्कोर बना लेता है। मैच खत्म होने में वक्त कम था और सिशियाओ के कंधे पे सारा प्रेशर था, पर उसने स्ट्रैटेजी लगाकर बॉल को पास करा, फिर आखिर में शानदार गोल करके मैच जीत गया। ये देख रही वान बहुत खुश हुई और बचकर निकलने लगी, लेकिन मेंग ने उसे देख लिया। वो उसके साथ खुशी बांट रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर वान के चोट पे पड़ी, पर उसने बोला कि वो गिर गई थी। तभी सिशियाओ सामने से आने लगा तो मेंग दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से निकल गई। वान भी सिशियाओ को नजरअंदाज करके जाने लगी, पर उसने पकड़कर पूछा कि कब तक उसका ऐसे उससे भागने का इरादा है। वान मुंह छुपाने और अपने बालों से चोट को ढकने लगी, लेकिन सिशियाओ की नजर आखिरकार इंजरी पे पड़ गई। उसने पूछा ये सब किसने किया। पहले तो वान बता नहीं रही थी, तरह तरह के बहाने बनाए, लेकिन सिशियाओ ने सच बताने पे जोर दिया तो उसने बता दिया ये सब लूही ने किया है। ये सुनते ही वो उसके पास आया और उसे मारने लगा। लूही और उसके आदमी भी सिशियाओ पे हाथ उठाने लगे। सिशियाओ के दोस्त भी पीछे नहीं हटे। आखिर में पुलिस आ गई और मामला शांत किया। साइड में बैठे वान ने सिशियाओ के हाथ पे मरहम लगाया। सिशियाओ ने पूछा जब वो तुम्हें हर्ट कर रहा था तो भागी क्यों नहीं। उसने बोला उसके पैर पे चोट आई थी इसलिए। ये सुनते ही उसे समझ आ गया इसके पीछे भी लूही होगा। वो उसे मारने के लिए उठा, पर वान उसे शांत कराकर नूडल शॉप ले आती है। अंकल कांग ने वान को ऐसी हालत में देखकर सिशियाओ से कहा कुछ भी हो जाए लेकिन अपना गुस्सा एक लड़की पे नहीं निकालना चाहिए, उसे तो उनकी केयर करनी चाहिए। उसने बताया वो वान को अच्छे से ट्रीट करता है, पर अंकल ने बोला इतना काफी नहीं है। ये सुनकर वो बाहर चला गया और फार्मेसी से बैंडेड और मरहम ले आया और उसके पैर पे लोशन अच्छे से लगाने लगा। इसी बीच वान ने कहा कि वो अब से उसे इग्नोर नहीं करेगी, उससे दूर नहीं भागेगी, लेकिन उसके जिंदगी में कुछ ऐसे राज है जिसका उसका ना जानना ही बेहतर है। वो बस चाहती है सिशियाओ भी उन बातों की तह तक पहुंचने की कोशिश ना करे। फिर सिशियाओ उसे उसके घर तक कंधे पे उठाकर ले आया, पर रूम लॉक था। उसने वान से पूछा दादी कहाँ है। उसने बताया कि पिछली बार उसने झूठ कहा कि दादी डिस्चार्ज हो गई है। सिशियाओ का दिल टूट गया कि वान हमेशा ही उससे झूठ कहा करती है, पर उसने इस बार उसे कुछ कहा नहीं और वहाँ से चला गया। घर पे बैठा वो इसी बारे में सोचने लगा और आखिर में डिसाइड किया वो अब वान से कोई सवाल नहीं करेगा और जैसा चल रहा है वैसे चलने देगा। तभी उसकी नजर वान के दिए लिली प्लांट पे पड़ी जो मुरझा गई थी। अगले दिन जब वान हॉस्पिटल के लिए निकलने लगी तब उसने फर्श पे पानी देखा जो किचन की तरफ से आ रहा था। वहाँ का पाइप लीक हो गया था। वहीं सिशियाओ भी पौधा लेकर उसके बिल्डिंग में घुसा और उसने जियांग्यान को वान के घर रेंच ले जाते देखा। जियांग्यान अंदर पाइप ठीक करने चला गया। वान ने बताया उसने प्लम्बर को कॉल किया था लेकिन वो बिजी थे। फिर पूछा तुम यहाँ कैसे।
शिष्याओं ने पौधा दिखाकर बोला इसे खिला देने। वान ने पहले तो डेड बर्ड्स को कट कर दिए और फिर एक नोट में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे कैसे इसे रिवाइव कर सकते हैं। तभी अंदर से जांग्यान ने आवाज दी कि पाइप ठीक हो गई, लेकिन जैसे ही वान चेक करने आई पानी फिर से लीक होने लगा। शिष्याओं ने उसे भीगने से बचाने के लिए दूर हटाया और खुद पाइप को ठीक करने की कोशिश की और उससे एक बारी में सब सही हो गया। शिष्याओं ने बताया प्रॉब्लम पाइप में नहीं बल्कि वाल्व के जॉइंट में थी। वान तो शिष्याओं से इम्प्रेस हो गई। उसने दोनों लड़कों को मदद के लिए खाना खिलाना चाहा, पर उसका घर तो तालाब बना हुआ था। सो जियांग्यान ने ऑफर दिया अपने घर चलने की। वान के साथ साथ शिष्याओं भी गीला हो गया था। जुवान के घर पे लड़कों के कपड़े नहीं थे, इसीलिए जियांग्यान ने उसे अपने कपड़े दे दिए। शिष्याओं ने इतनी मेहरबानी की वजह पूछी। जियांग्यान ने बताया कि वो उसके लिए नहीं वान के लिए ये सब कर रहा है। शिष्याओं ने पूछा और क्यों, क्या तुम्हें वान के लिए कोई फीलिंग्स है? इसी बीच वो आ गई और दोनों ने अपनी कॉन्वर्सेशन यही पेंट कर दी और बाहर आ गए। तीनों लंच कर ही रहे थे कि तभी जियांग्यान की माँ आ गई और शिष्याओं को देखकर गुस्से में अपने बेटे से पूछा, ये लू घराने का लड़का यहाँ क्यों है? इसे अभी बाहर करो। शिष्याओं ये सुनकर खुद ही चला गया और वान उसके पीछे। उसने कहा, वान तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? उसने बोला नहीं, क्योंकि उसने जियांग्यान के बर्थडे के दिन उसे लू जोंगवी के भेजे गाड़ी में से उतरते हुए देखा था। वो समझ गई दोनों सौतेले भाई हैं। शिष्याओं ने बताया कि जियांग्यान उससे 6 महीने का बड़ा है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। वान ने उसे समझाया उसे अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में हावी देकर फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है। शिष्याओं ने पूछा, क्या ये मेरे लिए फिक्र है? वान ने कहा हाँ। शिष्याओं दिन अपना प्लांट लेने वान के घर चला आया और उससे कहने लगा, ये तुम्हारे साथ ही सही रहेगा। सो वो प्लांट रखने अंदर गई और यहाँ शिष्याओं की नजर लोन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे पड़ जाती है। उसे रियलाइज होता है वान को पैसों की जरूरत है, पर किस लिए ये पता करने के लिए वो उससे इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल करता है, पर वो ऐसा दिखाती है जैसे उसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो अपना सामान लेकर हॉस्पिटल को निकलती है तो शिष्याओं भी उसके साथ जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो वान की फैमिली से पहली बार मिल रहा था, पर उसे देखकर दादी ने उसे हैंडसम बोला। वान ने बताया ये उसका दोस्त है। शिष्याओं और दादी तो बहुत ही जल्द घुल मिल गए। तभी नर्स आई और वान को पेमेंट के लिए बुलाया। जब वो बाहर गई तब दादी ने शिष्याओं को बताया जुवान बहुत अकेली रहती है, सिर्फ जियांग्यान ही उसका दोस्त है, पर उन्हें शिष्याओं की मदद चाहिए। वान को उसके शेल से निकालने में ये उम्र उसका खेलने कूदने का है, पर वो हमेशा परेशानियों में उलझी रहती है, इसीलिए वो चाहती है शिष्याओं वान को वो दुनिया दिखाए जो वो डिजर्व करती है। तभी डॉक्टर उन्हें एग्जामिन करने आते हैं और दादी को बताते हैं डोनर मिल गया, अब उनका किडनी बहुत जल्द ट्रांसप्लांट हो जाएगा। दादी ने परेशान होकर पूछा इसमें कितने खर्च आएंगे? उन्होंने बताया 3 लाख। ये सुनकर वो बोलने लगी कि वो ऐसे ही ठीक है। शिष्याओं ने इस बारे में डॉक्टर से अच्छे से पूछा दादी का ट्रांसप्लांट कब हो जाएगा? उन्होंने बोला जब पेमेंट हो जाएगा। वैसे तो जुवान ने हमेशा उन्हें बताया कि वो अपनी माँ से बिल के पैसे मांगती है, जब उसे मिल जाएगा तो वो दे देगी। बाइक चलाता हुआ शिष्याओं गुस्से में लाल गुयान को कोसता है कि वो वान की मजबूरी का ऐसा फायदा उठा रही है। उसकी नजर में वो और भी ज्यादा गिर जाती है। वो घर आकर उनसे पूछता है अगर वो अब्रॉड चला गया और उनकी लू फैमिली में शादी हो गई तब क्या वो वान को सारे पैसे दे देंगी? अगले दिन गुयान दादी के पास आती है उन्हें बताने के वान लू शिष्याओं नाम के अमीर लड़के को डेट कर रही है और उन्हें डर है कि वो लड़का उसे उल्लू बना रहा है। पर जब दादी बताती है कि वो शिष्याओं को मिल चुकी है और उन्हें नहीं लगता लड़का बुरा है, तब गुयान बात को घुमाते हुए बोलती है कि शायद वान शिष्याओं से पैसों के चलते रिश्ता रखे हुए हैं, शायद उसे किसी बड़ी चीज के लिए पैसों की जरूरत हो। यह बात वो दादी के मन में बैठा देती है। यहाँ शिष्याओं अपने फादर को बता देता है कि वो फाइनेंस पढ़ने के लिए अब्रॉड जाएगा, बस बदले में वो उसकी माँ के पेंटिंग्स वापस कर दे। जोंगवी तो यही चाहते थे, वो कैसे उसकी ये छोटी सी बात ना मानते हैं। शिष्याओं बाहर आता है तो गुयान से पूछता है क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया? वो बताती है ये अमाउंट बहुत बड़ा है, थोड़ा तो टाइम लगेगा, पर वो अरेंज कर रही हैं और उसे बहलाने लगती हैं कि उसका फाइनेंस पढ़ना भी बुरा नहीं है, इसमें वो बहुत आगे जा सकता है। वो उन्हें अपनी नौटंकी बंद करके ये बताने को कहता है कि पैसे कब तक अरेंज हो जाएंगे। उन्होंने बोला जब शिष्याओं प्लेन में बैठ जाएगा तो वो भी वान को पैसे ट्रांसफर कर देंगी। बस वो चाहती है शिष्याओं उनके और जुवान के रिलेशन के बारे में किसी को ना बताए। वान ने लोन के पेपर साइन कर लिए थे। वो बॉस फांग को देने जा ही रही थी कि तभी उसे गुयान का कॉल आता है जो बताती है शिष्याओं अब्रॉड जा रहा है। सो वादे के मुताबिक वो उसे कुछ दिनों में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ये सुनते ही वो शिष्याओं को कॉल लगाती है पर वो आंसर नहीं करता। वर्कशॉप पे ढूंढती है लेकिन वो वहाँ नहीं होता। भाग कर आर्केड में तलाश करती है पर वहाँ भी नहीं। इवन अपनी माँ के घर पे भी नहीं होता। हॉस्पिटल में वान देखती है कि उसकी दादी स्कार्फ बुन रही है। वो कहती है विंटर
स्वेटर आने में काफी टाइम है, इतनी जल्दी से बुनने में इनमें धूल जम जाएगा। दादी ने आहिस्ते से कहा, ये जल्दी नहीं है। वो जानती है उनके पास वक्त नहीं है, पर उसे बहाना बनाती है कि साल गुजरते देर नहीं लगता। इसी बीच दादी उससे शिष्याओं के बारे में पूछती है कि वो कैसा लड़का है और उन दोनों का क्या रिश्ता है। वान ने बताया वो बहुत ही अच्छा लड़का है और दोनों क्लासमेट्स रह चुके हैं, पर उसे ये समझ नहीं आता कि उनका मिलना इत्तेफाक था या गलती। वो उसके बारे में बताते हुए शाय कर रही थी। दादी समझ जाती है कि वान को वो पसंद है। वो उसे एडवाइस देती है अपने दिल को फॉलो करने, ना कि दिन रात हॉस्पिटल में अपना वक्त गुजार देने। और वैसे भी उन्हें शिष्याओं से बात करके भी लगा जैसे वो भी उसे लाइक करता है, तो वान को भी चाहिए अपनी बूढ़ी दादी को छोड़कर आगे बढ़ना। पर वो फौरन से उन्हें गले लगाकर कहती है कि वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, न ही उन्हें कहीं जाने देगी। यहाँ शिष्या पिंक को अपनी स्पोर्ट्स कार बेच देता है। जियांग फान के पूछने पे बताते हैं कि वो वैसे भी अब्रॉड जा रहा है, इसका क्या ही करेगा। हॉस्पिटल में वान को डॉक्टर से पता लगा शिष्याओं यहाँ हमेशा दादी की सर्जरी की फीस और प्रोसीजर वगैरह के बारे में पूछता रहता है और जुआन का फिक्रमंद रहता है। वो सीधा वर्कशॉप आती है, पर पता लगता है शिष्याओं ने अपनी बाइक बेच दी। उसी टाइम उसके क्लास ग्रुप चैट पे मैसेजेस आते हैं कि कोई लड़की ब्रिज के पास देखी गई है, लगता है वो वहाँ से जंप करने वाली है। उधर क्लास का शिष्याओं भी देखा गया है। वो भागते हुए वहाँ पहुँचती है। नीचे लोगों की भीड़ होती है और ऊपर शिष्याओं उस लड़की को जंप करने से रोकने की कोशिश में लगा होता है। वान जानती है उसे हाइट का फोबिया है, इसलिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। वहाँ शिष्याओं को उस लड़की में अपनी माँ नजर आती है, वो भी उसे कुछ इसी तरह से छोड़कर चली गई थी। वान उतने में पहुंच जाती है और शिष्याओं का हाथ पकड़कर उसे काम करती है और उस लड़की को बताती है कि वो उसे जानती है। उसने उसे स्कूल के गेट के पास एक दफा देखा था। उसके शॉर्ट हेयर ने उस पे स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ा। वो लड़की सुशी बताती है क्या फायदा, वो जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी उसने अपने पेरेंट्स के कहने पे उससे ब्रेकअप कर लिया। ऊपर से उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते। उसकी माँ उसकी जिंदगी कंट्रोल करती रहती है, उनकी बात ना मानो तो मारती पीटती है। उसे अपना फ्यूचर अंधेरे में दिखता है। उसने सारी उम्मीदें खो दी है। वान से वो इन्वी करती है क्योंकि उसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, वो सुंदर है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसे लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए वान उसे अपनी कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी तब फादर गुजर गए। उनके ऊपर इतना कर्ज था कि उसकी माँ भी इससे बचने के लिए उसे छोड़कर चली गई। कई सालों बाद जब वो नजर आई तो उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उनकी कभी कोई बेटी ही नहीं थी। देन उसकी दादी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई। वो अपने कॉलेज एंट्रेंस भी नहीं दे पाई। उसने अपनी दादी को सही करने के लिए पैसे कमाए, झूठ पे झूठ कहा, लोगों को हर्ट किया। उसके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो एनवी फील करे। उसने भी उसकी तरह लाइफ में गिव अप करने के बारे में कई बार सोचा, पर अपने फादर, अपनी दादी और उन लोगों के बारे में सोचकर आगे बढ़ती रही जिनकी वो केयर करती है। वो उन्हें लेट डाउन नहीं करना चाहती और उसे उम्मीद है कि सुशी की लाइफ में भी पॉसिबिलिटीज होंगी। उसे ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा और रुक जाओ, हम जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। सुशी वान का हाथ थाम ही रही थी कि तभी उसकी माँ नीचे से उसे आवाज लगाने लगी और वो बौखला गई। वान ने बोला वो उसकी माँ से बात करके देखेगी, पर उसने बताया कि चाहे उसे कुछ भी हो जाए वो उसे मारना पीटना नहीं छोड़ेंगे और वो कभी उसे समझेंगी नहीं। उसकी माँ नीचे से रोते हुए कहती है कि अब वो कभी उसके साथ ऐसा नहीं करेंगी। वान ने उसे उस लड़के का वास्ता दिया जिसे वो पसंद करती है, लेकिन उसे वो बुज़दिल लगता है। शिष्या ने बताया उसकी माँ ने भी ठीक उसी की तरह ऊंचाई से जंप किया था, वो भी उसी के नजर के सामने। वो मंजर आज तक वो भूल न सका। वो उससे रिक्वेस्ट करता है ऐसा काम ना करे, खासकर उन लोगों के सामने जो उसकी फिक्र करते हैं। उसके पास अभी भी मौका है फिर से सब कुछ स्टार्ट करने का। वान ने भी बोला कि जिंदगी बहुत लंबी है और ये दुख बस उसका कुछ पार्ट है, आगे की कहानी तो अभी बाकी है, क्या पता आगे उसके लिए कुछ अच्छा हो। तभी नीचे पुलिस और रेस्क्यू टीम आ जाते हैं। यहाँ सुशी अब भी उनकी बात नहीं सुनती। उसने अपनी लाइफ से सारी उम्मीदें खत्म कर दी है। तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है। वो गिरने वाली होती है पर शिष्या पकड़ लेता है और खुद बैलेंस बिगड़ने से गिरने लगता है। परवान उसका हाथ पकड़ लेती है पर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती और उसके साथ नीचे गिर जाती है। लेकिन फायर फाइटर्स ने नीचे सेफ्टी नेट बिछाया हुआ था तो वो बच गए, लेकिन शिष्या बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तब डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन उसने पूछा जुआन कहाँ है। उन्होंने जैसे ही रूम नंबर बताया वो अपना एग्जामिन कराए बिना वहाँ से भाग गया। यहाँ वान भी चेकअप कराते ही शिष्या को देखने के लिए निकल गई। एक दूसरे को चेम्बर में नहीं पाया तो दोनों अलग अलग टाइम पे रिसेप्शन पे आए एक दूसरे के बारे में पता लगाने के लिए। आखिर में दोनों ने एक दूसरे को देखा, भागकर पास आए और गले लग गए। वान ने कहा कि उसे सिर्फ हल्की सी मसल स्ट्रेन हुई है और शिष्याओं ने भी दावा किया कि उसे कुछ खास चोट नहीं आई। फिर वान ने उसे सच बताया कि गुयान उसकी स्पॉन्सर नहीं बल्कि सगी माँ है। शिष्याओं ने बोला वो ये बात बहुत पहले से जानता था, बस उसके मुंह से ये सुनना चाहता था। तभी उसकी आंटी आई और उस पे गुस्सा किया, ऐसे लापरवाह की तरह ब्रिज पे चढ़ने के लिए उसे मारने लगी और कहा कि उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। शिष्याओं ने बोला उसकी फैमिली में एक वही है जो उसे देखने आई है। चिलान ने बोला कि अब समझ आया
बोला तुम्हारा खानदान तुम्हारी जरा परवाह नहीं करता, तुम अब्रॉड चले जाओगे तो तुम्हारे फादर, ग्रैंडफादर, इवन गुयान वो तो और भी ज्यादा खुश होगी, तो अब तुम्हें इंतजार किसका है। शिशाओ ने बोला उसे जाने से पहले किसी को अच्छे से गुड बाय बोलना है। दूसरी तरफ सुशी वान से मिलने आई और उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहा। उसने बताया कि वो नए शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर एक नई शुरुआत करने वाली है और अपने बॉयफ्रेंड से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर चुकी है क्योंकि दोनों कंपैटिबल नहीं है। वान ने बोला कभी कभी अलग अलग पर्सनालिटी होना इतना भी बुरा नहीं होता, जिसपे सुशी ने कहा क्या तुम्हारे और शिशाओ के जैसे। वान ने शर्माते हुए बोला उसके और शिशाओ के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। बाद में वान और शिशाओ मिस्टर ली के स्टोर के पास वाले गार्डन में झूला झूलने लगे। शिशाओ ने बताया कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ अक्सर यहाँ आया करता और ये जगह उसे पुरानी यादों में ले जाती है। फिर बताया कि उसकी ऊंचाई का डर उस दिन से शुरू हुआ था जब उसकी माँ ने अपनी जान ले ली थी। जाने से पहले वो चाहता था कि वान उसके बारे में सब कुछ जान ले। उसने अपनी माँ की दर्दनाक कहानी सुनाई। एक अमीर और नाजुक परिवार में पली बड़ी उसकी माँ पहली नजर में जोंगवी से मोहब्बत कर बैठी। दोनों की शादी उनके परिवारों की मर्जी से हुई थी और इसी रिश्ते ने लू जोंगवी को कंपनी में अपनी पोजीशन मजबूत करने में मदद की। शादी के बाद उसकी माँ ज्यादातर घर में रहती, शायरी लिखने और पेंटिंग करने में अपनी खुशियाँ ढूंढती। लेकिन सब कुछ उस दिन टूट गया जब उन्हें पता चला कि लू जोंगवी का जांगयान की माँ के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था। उनका बेटा भी था जो शिशाओ से 6 महीने का बड़ा था। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो जोंगवी के लाइफ में दूसरे नंबर पे है। उन्होंने डिवोर्स लेना चाहा पर जोंगवी ने तलाक देने से इनकार कर दिया और वादा किया कि वो उस औरत को छोड़ देंगे। इवन जांगयान कभी शिशाओ की जगह नहीं ले पाएगा ये भी कहा। उसके बाद से वो डिप्रेशन में चली गई। शिशाओ को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। उसके बहुत जिद करने पे उसे अपनी माँ को कभी कभी देखने की इजाजत मिलती। लेकिन एक रोज उसने उन्हें छत पे खड़ा देखा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा अब से तुम अपनी जिंदगी जियो। ये कहानी सुनने के बाद वान ने तसल्ली देते हुए कहा कि नेक दिल के लोग सीधा जन्नत में जाते हैं, इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि शिशाओ की माँ आसमान से उसे देख रही है और हर कदम पे उसकी हिफाजत कर रही है। वान ने उसे कंसोल करने के लिए पीछे से हक किया और उसके सर को हल्के से सहलाते हुए पूछा तुम्हें भूख लगी है क्या, चलो घर मैं तुम्हारे लिए कुक कर देती हूँ। शिशाओ ने भी उसका हाथ थामा और चल दिया। दोनों उसके माँ के घर चले आए। वान खाना बनाने लगी। शिशाओ ने भी सब्जी काटने में उसकी हेल्प की। डाइनिंग टेबल पे बैठे शिशाओ ने बोला यहाँ वो बहुत दिनों से रह रहा है लेकिन घर आज घर जैसा फील हुआ है। शिशाओ को वान के हाथ का खाना तो मिस चेन से भी ज्यादा टेस्टी लगा। इस बात पे वान ने बोला उसे भी कुकिंग सीख लेनी चाहिए। अब्रॉड में तो सब अकेले करना होगा, नहीं तो वो रेस्टोरेंट में से जाकर भी मील कर सकता है जो उसके कुक किए फूड से ज्यादा अच्छे टेस्ट करेंगे। शिशाओ ने डिसएग्री किया क्योंकि वान के हाथ का खाना आज के बाद से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। डिनर करने के बाद जब शिशाओ उसे सोफे पे बैठाकर डिश वॉश करने लगा तब वान ने पूछा वो अचानक से अब्रॉड क्यों जा रहा है। आर्ट्स करना तो उसका सपना था। प्रोफेसर चिन की गाइडेंस में उसे आगे जाना था। उसने तो इवन अपने बाइक भी सेल कर दिए। शिशाओ ने बोला उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। उसे अपनी लाइफ बेहतर चाहिए और साथ ही वान की हेल्प करनी है। उसने कहा मुझे मदद नहीं चाहिए, बस तुम सही से अपनी लाइफ में खुश रहो, यही मेरे लिए मैटर करता है। शिशाओ ने बताया वान की खुशी में ही वो खुश रहेगा। उसने ये भी कहा कि वो जाने से पहले इस घर की चाबी उसे दे देगा, वो यहाँ आकर फिश का ध्यान रख सकती है। वान मायूसी में बताती है गर्मी खत्म हो रही है और कई त्योहार आने वाले हैं, वो तो उसके बिना बहुत अकेला महसूस करेगी। तो शिशाओ उसे सभी फेस्टिवल्स की बधाइयाँ एडवांस में दे देता है। देन उसे घर दिखाते वक्त अपनी माँ की पेंटिंग्स दिखाने लगता है। उनमें से एक इनकम्प्लीट होती है। कैनवस को देखते हुए वान ने धीरे से कहा कि उसकी माँ उससे बहुत ही प्यार करती थी लेकिन वो एक ऐसी कैद में फंस गई थी जिससे वो बाहर नहीं निकल पाई। वान की समझ और हमदर्दी से शिशाओ का दिल हल्का हो गया। उसने उसकी तरफ देखकर धीरे से पूछा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अचानक आए इस सवाल से वान चौंक गई। बहुत देर खामोश रहने के बाद पूछा क्या इससे तुम खुश हो जाओगे। उसने जवाब दिया हाँ, पर उसकी हिचकिचाहट देखकर उसे सोच समझकर जवाब देने का वक्त दे दिया। वहीं हॉस्पिटल में दादी ने डिस्चार्ज ले लिया। उन्होंने कहा उन्हें ताजी हवा खानी है, यहाँ उनका दम घुटता है। वो सर्जरी के टाइम आ जाएंगी और डायलिसिस के दौरान भी आती रहेंगी। डॉक्टर ने भी मेक श्योर किया कि उनके डिस्चार्ज से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। दादी ने वान को सामान लेकर बाहर टैक्सी लेने के लिए भेज दिया और यहाँ डॉक्टर को कहने लगी कि वो वान को उनके सर्जरी कैंसिल करने के बारे में ना कहे। इस बात से अनजान जुबान रात में मुस्कुराते हुए शिशाओ से मैसेजेस में बात करने लगी। शिशाओ ने कहा कि उसका प्रपोजल थोड़ा रश्ड था लेकिन अगली बार वो प्रॉपरली पूछेगा और कहने लगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बुरा नहीं होता, वो लोग मैनेज कर सकते हैं। अगली सुबह
सुबह दादी घर की चाबी ढूंढने लगी। उन्होंने बताया वो टेम्पल जा रही है प्रे करने। वान ने भी साथ चलने की जिद की, लेकिन दादी ने उसके डार्क सर्कल दिखाते हुए कहा उसे आराम की जरूरत है, वो अकेली चली जाएंगी। दादी जाने से पहले उसे गौर से देखने लगी और बोला, तुम तो जैसे पलक झपकते ही बड़ी हो गई। वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं चला। तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। उसने उन्हें गले लगाकर बोला वो उनकी 100 साल में भी उनका अच्छे से ध्यान रखेगी। फिर उसने कहा कि उसे उन्हें कुछ बताना है। दादी ने बोला जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। वान को शिष्याओं का मैसेज आया। उसने उसे स्कूल मिलने के लिए बुलाया। वही शिष्याओं ने स्कूल की न्यूज़पेपर रिपोर्टर गुमिंग से ओल्ड स्टूडेंट्स की काउंसिल फोटोज मांगी। बदले में उसे उसकी फेवरेट चीज दी जो काफी एक्सपेंसिव थी। इस बारे में जानने के लिए उसने जियांग फान से मदद मांगी थी। यहाँ वान ने भी शिष्याओं के लिए एक गिफ्ट ले लिया जिसे वो रैप कर ही रही थी कि तभी उसे किसी का कॉल आया। वहाँ शिष्याओं पूल एरिया पहुंचा जहाँ उसने वान के साथ कई अनमोल यादें बनाई। वो खुशी में उसका इंतजार करने लगा, पर वो तो यहाँ मुर्दा घर में अपनी मरी दादी को देखते हुए फूट फूट कर रो रही थी। शिष्याओं इंतजार करता हुआ स्कूल से निकल गया। वान के घर का दरवाजा खुला हुआ था और वो सीढ़ियों पे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तभी वो आई और अंदर लाल स्कार्फ ओढ़ते हुए बताया यह उसकी दादी कुछ दिनों पहले बुन रही थी। दादी के बैग में से एक तावीज निकली जिसमें उन्होंने वान के लिए दुआएं लिखी थी। ये दिखाते हुए उसने शिष्याओं को बताया आज दादी टेम्पल गई थी, पर उसे नहीं पता था वो उसके लिए प्रे करने जा रही है। वो सब समझ गया। उसके पास आकर उसने उसका हाथ थामा और कहा अब से वो अकेली नहीं है, वो उसका साथ देने के लिए हमेशा रहेगा। वान उसके कंधे पे सर रखकर रोने लगी। फिर खुद को संभाला और शिष्याओं के साथ मिलकर फ्यूनरल की तैयारी की। उसने दादी की पसंद की सारी चीजें खरीदी। वान के पास दादी के फ्यूनरल पोर्ट्रेट पिक करने का वक्त नहीं था। अंतिम संस्कार जल्दी करना था, इसीलिए वो इसकी मदद के लिए जियांग्यान के पास आया। दादी के गुजरने की खबर सुनते ही उसकी माँ ने दुश्मनी पीछे रखकर जियांग्यान को कहा शिष्याओं और वान की मदद करने। उनके पास दादी ने स्पेयर की छोड़ी थी। वो फौरन से तैयारियों में लग गयी। फ्यूनरल के दौरान उन्होंने वान को बताया जब भी वो काम में बिजी रहती तब दादी ही छोटे जियांग्यान को स्कूल से लेने जाती, खाने पीने देती, कभी कभी तो वो उनके घर पे सो जाया करता। वो इतने सालों से एक फैमिली की तरह रह रहे थे, इस बात का एहसास आज हुआ। फ्यूनरल पे बॉस फांग आए। लूही भी अपने लड़कों के साथ फूल रखने आया। वान को उसकी मौजूदगी से तकलीफ न हो तो उन्होंने लूही और बाकियों को बाहर भगा दिया। दादी को कॉन्डोलेंस दी और वान से कहा उसे कुछ महीनों तक रेंट देने की जरूरत नहीं है, पर उसने बताया कि लूही ऑलरेडी उससे पैसे ले चुका है। फांग अपने आदमी की हरकत से नाराज हो गए और वान को यकीन दिलाया कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़े तो वो उन्हें सीधा कांटेक्ट कर सकती है। उनके जाने के बाद लूही फिर से उसे तंग करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी सुशाओ अंकल कांग के साथ आ गया आस पड़ोस के लोगों को लेकर। उसे देखकर वो भाग निकला। पीछे से मेंग आई। उसने वान के हाथ हैंडी कैम रखा। उसमें दादी की एक वीडियो थी जो उन्होंने गुजरने से पहले रिकॉर्ड करवाई थी। पहले तो वो सबको रोने से मना करती हैं। वो चाहती थी सब उन्हें मुस्कुराती हंसी के साथ रवाना करे। उन्होंने बताया उनकी जिंदगी में दुख, मुसीबत, खुशियाँ, पछतावा सब था, लेकिन उन्होंने एक खुशहाल लाइफ बिताए। उन्हें किसी चीज का गम नहीं है, पर वान को पीछे छोड़ना दुख दे रहा है। उन्हें लगता है उसने जिंदगी में उनकी वजह से बहुत कुछ मिस कर दिया। वो चाहती है वो उनके जाने के बाद अपनी जिंदगी में थमे ना, बल्कि आगे बढ़े, कॉलेज जाए, पढ़ाई करे, बाहर की दुनिया देखे, हर वो चीज करे जो वो करना चाहती थी। वो उसे हमेशा हंसते खुश रहते देखना चाहती है। फ्यूनरल के बाद वान ने एक रात अकेले घर में रहने की जिद की। शिष्याओं ने उसकी इच्छा का सम्मान रखा, लेकिन जाने से पहले जियांग्यान से बोला उसका ध्यान रखने। घर आया तो उसने गुयान को शादी के ड्रेसेस ट्राई करते हुए पाया। उन्हें अब तक दादी के बारे में पता नहीं था। उन्होंने शिष्याओं को बोला कि वो उसके प्लेन में बैठते ही वान को पैसे ट्रांसफर कर देंगी, फिर दादी का ऑपरेशन आराम से हो जाएगा। उसने बताया अब कोई फायदा नहीं, वो तो गुजर गई। गुयान ने वान के लिए हमदर्दी दिखाई जो शिष्याओं को झूठी लगी। वहाँ जियांग्यान ने वान के कमरे की लाइट्स ऑन देखकर अपनी माँ को कहा उन्हें वान को अपने घर ले आना चाहिए, पर उन्होंने बताया वो बहुत ही जल्द जाने वाले हैं, इसलिए वान को खुद को अकेले ही संभालना पड़ेगा। अगले दिन खाली घर में वान दुख के समुंदर में और गहरी डूबती चली गई। पानी उबालने के लिए चढ़ाकर वो दादी के बिस्तर पे लेट गई और उनकी मौजूदगी को महसूस करते करते सो गई। कुछ देर बाद उबलता हुआ पानी गैस की आग को बुझा गया। जब शिष्या उसके लिए नूडल्स लेकर आया तब दरवाजा नॉक किया, लेकिन वान ने नहीं खोला।
तभी उसे गैस लीक होने की स्मेल आने लगी। वो घबराहट में छत फांकता हुआ उसके बालकनी के पास आया और खिड़की तोड़कर दरवाजे का लॉक खोला। अंदर एलपीजी वेपर से घर भर गया था। उसने जल्दी से गैस बंद किया और खिड़की खोला। वान को बेहोश पाया तो उसे हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने बताया उसके वक्त पे लाने से वान के नर्व्स डैमेज नहीं हुए, पर कुछ टाइम तक रेस्ट करने और अंडर ऑब्जर्वेशन पे रखने की सलाह दी। जब जुवान को होश आई तब उसने शिष्याओं से कहा कि वो अपनी जान लेने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस वो थक कर सो गई थी। इसके बाद से शिष्याओं हॉस्पिटल आता रहा। मेंग भी आई जियांगफान के साथ, जो वान को बेकार से जोक सुनाकर हंसाने की कोशिश करता। जियांग्यान भी आया करता उसे देखने के लिए। उसने शिष्याओं से माफी मांगी कि वो वान का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। आहिस्ता आहिस्ता वान डिप्रेशन में जा रही थी। उसे रोशनी चुभने लगी, हर वक्त सोती रहती, कुछ भी ठीक से खाती पीती नहीं। जब शिष्याओं ने बताया डिस्चार्ज का प्रोसीजर हो गया तब उसने बोला उसे कुछ दिन तक और हॉस्पिटल में रहना है। शिष्याओं ने कहा बहुत हुआ, अब चलो बाहर की हवा खाओ, यहाँ रहकर तबीयत और खराब लगेगी। उसने उसे जबरदस्ती उठाया लेकिन वान उस पे भड़क गई और बोला उसे अकेले रहना है। शिष्याओं ने कहा तुम्हारी दादी तुम्हें ऐसे देखकर शांति से रहेंगी क्या? वान ने बोला तो क्या करूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं दिखावा नहीं कर सकती। पहले मेरे फादर चले गए, फिर दादी, मेरे पास अब बच्चा ही क्या है, मैं क्या करूँ इतनी लंबी जिंदगी का। शिष्याओं ने रोती वान को गले लगाया और सहलाते हुए सॉरी कहा और यकीन दिलाया कि वो उसे ग्रो होते देखेगा, वो है उसके पास। दिन वो उसे डिस्चार्ज कराकर अपनी माँ के घर ले आया जहाँ वो रह रहा था। उसे उसने अपना कमरा दिया और खुद बाहर कॉच पे सो गया। अगली सुबह कुक न आने के बावजूद भी वान के लिए नाश्ता बनाने लगा, पर उससे कुछ बना नहीं इसलिए ऑर्डर दे दिया और बाहर जाने का प्लान बनाया ताकि वान का दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहे और उसे ओवरकम करने में आसानी हो। उसने बताया जब उसकी माँ गुजरी तब उसका भी हाल उस जैसा था। धीरे धीरे उसने भी खुद को संभाला। वान ने बताया उसे अपनी दादी की बहुत याद आ रही है। शिष्याओं ने समझाया उसकी दादी बस कुछ वक्त के लिए दूर हुई हैं। फ्यूचर में क्या पता वो किस फॉर्म में उससे मिल जाए, शायद तूफान में पेड़ की छांव बनकर या सर्दियों में उसकी स्वेटर बनकर उसे गर्माहट दे। शाम तक दोनों वॉक पे आए। समुद्र के पास जाते हुए वान ने बताया जब वो छोटी थी तब अपने हर बर्थडे पे कागज में विश लिखकर पिलो के नीचे रख देती, क्योंकि उसके फादर कहा करते हैं कि अच्छे बच्चों की विश पूरी होती है और जो सारे कैंडल्स एक साथ ब्लो करते हैं उनकी तो कंफर्म पूरी होती है। इसलिए अपने 9वें जन्मदिन पे उसने पूरी ताकत से मोमबत्तियां बुझाकर ये दुआ मांगी कि उसके फादर की खांसी ठीक हो जाए। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उसने इन सब पे भरोसा करना छोड़ दिया। जब शिष्याओं ने पूछा कि अगर कल उसका जन्मदिन हो तो वो क्या मांगेगी, वान ने कहा कि उसकी बचपन की एक अधूरी ख्वाहिश अब भी एक बाईसाइकिल है। उसने बताया कि छोटे में एक बार तेज बारिश में भीगने के बाद वो बहुत बीमार पड़ गई और तब से उसे लगता था कि अगर उसके पास साइकिल होती तो वो वक्त पे घर पहुंच जाती। वान ने कहा उसने फैसला कर लिया वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटेगी और फिर से आर्केड में काम करेगी और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी।